तो फिजिक्स केमिस्ट्री में फोड़ा है, अब मैथ्स की बारी है। मैथ्स में 3.5 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, किस तरीके से इसे यूटिलाइज करें, किस चैप्टर से कौन सी चीज पूछी जानी है, वेटेज क्या रहने वाला है और किस तरीके से नंबर स्कोर करने, सब कुछ आज आपको पता लगने वाला है। और आज की वीडियो के बाद आपको कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ये चैनल यार आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर काफी हेल्प करिए और अब जेईई मेंस के अंदर भी काफी हेल्प करेगा, काउंसलिंग के अंदर भी काफी हेल्प करेगा, तो सब्सक्राइब करके रख लो। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेटेज की। देखो यार समझो, वेटेज आपका अगर हम लोग ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से समझे वेटेज को, तो अगर मोटा मोटा समझे तो ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग नाम का एक छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर का क्वेश्चन देगा आपको। रिलेशन, फंक्शन एंड आईटीएफ तीनों मिला लोगे 8 नंबर मिलेंगे। वेक्टर 3D 14 नंबर दे देगा आपको। मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 10 नंबर दे देगा। कैलकुलस पूरा, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व सब आता है, 35 नंबर देगा। प्रोबेबिलिटी 8 नंबर देगा। तो ये तो मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें से क्या चीज कितना कितना नंबर देगा वो यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर देखो ध्यान से समझे, रिलेशन एंड फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे, तो रिलेशन एंड फंक्शन हमारा 5 नंबर का आना है, आईटीएफ हमारा 3 नंबर का आना है, ठीक। वेक्टर 3D की अगर हम लोग बात करेंगे, वेक्टर 3D पूरा 14 का आना है। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट मैंने वो भी एक साथ ही लिख दिया था, लेकिन मैट्रिसेस से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और डिटरमिनेंट से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट से 6 नंबर का क्या आएगा, मैट्रिसेस से 4 नंबर का क्या आएगा, भी सब बताऊंगा, सुनते जाओ। कैलकुलस के अंदर हम लोग बात करेंगे तो देखो डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या आ गया, डिफरेंशिएशन, एओडी और आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस पोर्शन से आपका 13 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें इंडेफिनिट एंड डेफिनिट दोनों टाइप के इंटीग्रल्स आ गए, वो 9 नंबर का पेपर आना है। और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 7 नंबर का आना है, 7 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन आना है। और एरिया अंडर द कर्व वाला पोर्शन आपका 6 नंबर का आना है, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन हो गया। प्रोबेबिलिटी आपकी 8 नंबर की आनी है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि किस चीज में अब क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ये मैं भी आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठो, कॉपी और पेन निकाल के ये चीजें नोट डाउन करो, क्योंकि आखिरी दिन जब तुम लेकर बैठोगे ना चैप्टर को, तो तुम्हें जब समझ में नहीं आ रहा होगा भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बस इन टॉपिक्स को कर जाना। ये आपका 80% सवाल है उस चैप्टर का, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो, फटाफट नोट डाउन करना चालू कर दो। साथ में इसके बेस्ट क्वेश्चंस, लेक्चर, थ्योरी सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सारी चीजें आपको सैंपल पेपर वगैरह चाहिए तो वो तो टूल किट में मिल जाएगा। टूल किट में आपको हम लोगों ने पीएचई के और कंप्यूटर के भी अगर आकर एग्जाम आने वाला है तो उन सबके भी सैंपल पेपर्स, मटेरियल सब कुछ डाल रखा है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखो मैट्रिसेस से बात कर लेते हैं पहले। देखो बात को समझो, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देखो 4 नंबर का सवाल आना है ना मैट्रिक्स से। 4 नंबर का सवाल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी लगाओ। देखो एक तो ये हो सकता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पूछ ले, या फिर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ प्रूव करने को आ जाए, या मल्टीप्लिकेशन आ जाए डायरेक्टली, 2 मैट्रिक्स दे दो उसको मल्टीप्लिकेशन करने को दे दे, ठीक है। तो इन 3 में से कोई भी एक टॉपिक हो सकता है। अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ढंग से लगा डालना, बस इसके बाहर जाएगा ही नहीं सवाल। फिर डिटरमिनेंट से 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, हाईली प्रोबेबल है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा इस बार, लेकिन इसके अलावा एक एडजॉइंट या इनवर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करना, बट इन दोनों को ढंग से कर लेना। वेक्टर के अंदर स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वाले पे मैंने टिक लगाया, प्रोजेक्शन वाला सवाल आने की प्रोबेबिलिटी इस बार सबसे ज्यादा है। 3D के अंदर पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने कुछ बाइफर्केशन नहीं करा बिकॉज मेरे को लग रहा था ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, इनको मार्क कर लेना और इनके क्वेश्चन और ज्यादा थोड़ा सा ध्यान से लगा लेना, समझ लेना कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन ही पेपर में बनने के चांसेस रहेंगे। अब रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर का मिलने वाला है। वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटरमिनेंट अगर आप कर लोगे तो 24 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। फिर रिलेशन, फंक्शन एंड आईटीएफ की बात करते हैं। देखो रिलेशन से क्या चीज पूछी जाती है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछ सकता है, इन्वर्टिबल फंक्शन पूछ सकता है, कॉम्पोजिट ऑफ 2 फंक्शन पूछ सकता है। हाईली प्रोबेबल इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने को दे देगा, 80% कंफर्म्ड है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसके अलावा जो आईटीएफ वाला पोर्शन है उसमें पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डोमेन रेंज वाला पार्ट एक जगह ना एक पेपर पे सारी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स सबकी डोमेन और रेंज लिख के रख लेना और स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना ताकि दिमाग में बैठी रहे, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस 13 मार्क्स की आनी है, इसके अंदर 3 चैप्टर बताए थे आपको, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन इसी में इंक्लूडेड है, एंड एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक। अब देखो एक सवाल तो आपका डेफिनेटली कंटिन्यूटी का आएगा। कंटिन्यूटी का क्या सवाल होगा, अरे यार देखो एक क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है ये होना चाहिए, वो टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों ही प्रूव करने के लिए आपको एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से आपको दे देगा कि भैया 0 पे ये प्रूफ, ये 0 पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो आपको जो है वो
ए और बी का वैल्यू बताना है, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो ए और बी का वैल्यू बताना है। कैसे होगा इसमें, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों का इक्वेशंस को प्रूव करके आप ए और बी का वैल्यू निकाल पाओगे। तो इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछा सकता है, ये हाईली प्रोबेबल है। एओडी में मैं कहूंगा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, और इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है अच्छे से लगा के जाना, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें बाइफर्केशन मुश्किल है थोड़ा। फिर इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर लेते हैं। 9 नंबर का इंटीग्रल कैलकुलस आना है, इसमें स्पेशली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इससे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो काफी बड़ी चीज हो गई, लेकिन हाँ इसमें से इन सब में से क्वेश्चन आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है। 9 मार्क्स का पोर्शन यहां से बनना है। डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। आप देखो एरिया अंडर द कर्व की पहले बात कर लेते हैं। इससे 6 नंबर का सवाल आएगा एक, ठीक है। 6 नंबर का सवाल में क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व में लाइन और कर्व के बीच का सवाल हाईली प्रोबेबल है। लाइन और कर्व में क्या आ सकता है, लाइन और पैराबोला हो सकता है, ठीक। लाइन और हाइपरबोला हो सकता है, लाइन और इलिप्स हो सकती है, सर्किल और लाइन हो सकती है। सर्किल लाइन तो मुश्किल है, लेकिन हाँ लाइन और पैराबोला होने की सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है। या 2 कर्व भी हो सकते हैं, 2 कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 पैराबोला दे दे वो भी हो सकता है। 2 पैराबोला वाला केस भी काफी टाइम आया है, तो ये भी हो सकता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, एक तो फॉर्मेशन वाला पोर्शन ढंग से कर लेना, वेरिएबल सेपरेबल वाला जो फॉर्म है वो ढंग से कर लेना, लेकिन हाईली प्रोबेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाना चाहिए इस बार, मतलब 80% 90% यही पूछा जाना चाहिए। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा जाना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ये या ये, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो इन दोनों को ना, मतलब इन दोनों के हर टाइप के क्वेश्चन ढंग से एनसीईआरटी से लगा के चले जाना। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज लिख दिया था मैंने गलती से। एक तो ना इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में तो एक दो ही टाइप के तो सवाल है, इसमें मैक्सिमाइज करना होता है कि मिनिमाइज करना होता है, तो इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। देखो प्रोबेबिलिटी में समझो, बायस थ्योरम, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आना चाहिए, ये सब प्रीवियस ईयर के बेसिस पर है। फिर मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल में से भी कोई मतलब आना चाहिए क्वेश्चन, बट इन दोनों में से मुझे लग रहा है हाईली प्रोबेबल है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं प्लान की, ठीक है। देखो मोटी मोटी बात करें अगर हम लोग, देखो पहले मैंने प्रायोरिटी वाइज इन चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया, 3 प्रायोरिटी में डिवाइड करा है। पहला प्रायोरिटी है जो कि आपको पासिंग मार्क्स दिला देगा 100%, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपको आराम से आपके पहले 26 मार्क्स जिसमें आप पास हो जाओगे आपको दिला देंगे। तो इनसे ही चालू कर लो, ठीक है, इनसे ही चालू कर लो करना। और अगर आपने कर लिया तो रिवीजन कर लो इनसे ही, तो इनसे ही करना चालू करो। इसमें क्या क्या 3 चीजें हैं, थ्योरी, सॉल्विंग और पीवाईक्यू। तो देखो थ्योरी के लिए मैं आपके 1 शॉट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 2-2 घंटे के। फिर उसके बाद एक सॉल्विंग सेशन देख लेना। सॉल्विंग सेशन में क्या होगा, टीचर आपको एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा देंगे, तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे करके अप्रोच करना है और कैसे करके प्रेजेंट करना है। फिर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस को पूरा कॉपी पेन पे चाहे ना सॉल्व करो, लेकिन हर टाइप का सवाल ना एक बार एक रोडमैप टेक्निक से देख लेना। रोडमैप टेक्निक क्या होती है, जैसे मान लो एक सवाल आया आपके सामने, तो आप बस कॉपी पे लिख लो कि इसको अगर मेरे को प्रेजेंट करना होगा तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये पहले करूंगा, पहले करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, ठीक है। एक ऐसे करके ऐसे करके मान लो क्वेश्चन आया तो एक रोड मैप बना लो, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। चाहे फाइनल पूरी कैलकुलेशन ना करो तो किस तरीके से एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पूरी निपटा दो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो 3 साल के, और 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार ढंग से सॉल्व कर लो उस चैप्टर के, उसके अंदर पूरी कैलकुलेशन कर लेना। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो बैक एक्सरसाइज भी कवर हो गई और 3 ईयर के प्रीवियस ईयर भी कवर हो गए। ये दोनों ही चीजें आपको हमारी टूल किट में मिल जाएंगी। अंत में एक सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर लगाना चाहते हो वो भी टूल किट में मिल जाएगा। तो करना क्या है, देखो ये जो पहला प्रायोरिटी है, ठीक है, कोशिश करो आज या कल, आज या कल में निपट जाए, कल और परसों में ये दोनों चीजें निपट जाए, ठीक। और उसके बाद आपका या लास्ट दिन ये चाहे बैठ के कर लेना, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी इस पे टिक लग जाएगा, इसको बना लेना अपनी कॉपी में। जैसे ही आपका सॉल्विंग कंप्लीट हो जाएगा इस पे टिक लग जाएगा, जैसे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा इस पे टिक लग जाएगा। तो ये जब तक सारे टिक ना लग जाएं तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। सारे टिक लगा के फिर सैंपल पेपर पर आप आएंगे, सैंपल पेपर एक सैंपल पेपर ढंग से सॉल्व करना और बढ़िया से आपको नंबर मिल रहे होंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें आखिरी चीज की, वो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन यार बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर प्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं आता है तो मैथ्स के अंदर आप नंबर बहुत ज्यादा लूज करने वाले हो, ठीक है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, मेरे मैथ्स के अंदर 85 मार्क्स आए थे, ठीक है। और मेरे मैथ्स के अंदर ही नंबर कम आए थे, मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अच्छे थे, मेरे इंग्लिश में भी अच्छे थे। मेरे मैथ्स में नंबर इसलिए कम रह गए थे क्योंकि मुझे पेपर प्रेजेंटेशन ढंग से करना नहीं आता था। मुझे क्वेश्चंस तो करने आते थे, जेईई में क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्टेप हम मिस कर देते थे। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
तो इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो, सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल वेरी साइन ऑफ।